कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ज्योमेट्री का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, समरूपता और उसके साथ कितने प्रकार के सेंटर होते हैं, ये देखने जा रहे हैं। तो पहला चीज़ क्या है? समरूपता। समानता क्या होती है एक ट्रायंगल के अंदर और कितने प्रकार के केंद्र होते हैं, कितने सेंटर होते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बैंक के लिए 2D पूछता है तो 2D की फाउंडेशन यहीं से हो जाती है, वहाँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखा जाए होता क्या है, आपसे कोई पूछता है समरूपता या सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये 2 फिगर दिख रहे हैं। ये दोनों समरूप हैं, सिमिलर हैं या सेम हैं? तो आपका आंसर आएगा सेम है सर ये दोनों, सिमिलर नहीं है, सेम है। क्योंकि सिमिलरिटी मतलब होता है एक तरह का दिखना, लेकिन सेम मतलब एक ही होना, तो ये दोनों सेम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों फिगर, ये दोनों सिमिलर हैं या सेम हैं? तो आप बोलोगे सर ये सेम नहीं है, एक बड़ा है, एक छोटा है। बट यस, दोनों सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, समरूप हैं। तो अब इसका यूज़ क्या होता है? सिमिलरिटी या समरूपता का यूज़ क्या होता है? बेसिकली हमको उस लेंथ लेंथ निकालने के पर्पज़ से या एरिया निकालने के पर्पज़ से या हाइट निकालने के पर्पज़ से, अगर इसी में समझा जाए, अगर हमें इसकी हाइट और इसकी ब्रेड्थ का रेशियो दे दिया हो, तो हम इसकी हाइट और इसके बेस का रेशियो बता सकते हैं, क्योंकि वो उसी अनुपात में होगा। तो ये समरूपता की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरा एक छोटा सवाल है, क्या ये फिगर और ये फिगर समरूप है? आपको देखने में लग रहा होगा बड़ा अजीब-सा, लेकिन ये क्या है? तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए और इस पॉट को, अभी तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप लोग ज्योमेट्री या ज्यामिति में क्यों परेशान होते हो? क्योंकि जब समरूपता आती है तो आपको एक ट्रायंगल तो वो ऐसा बना के देता है और दूसरा ट्रायंगल वो ऐसा बना के देता है। अब आप समरूपता बना नहीं पाते हो, तो बच्चा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको सही से अरेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या किया जाए? इस वाले पॉट को घुमा के सीधा रख दिया जाए। अब आप बड़े आसानी से देख लिए और बोले हाँ सर, ये दोनों समरूप हैं। तो यही समरूपता होती है। इसी समरूपता के साथ बहुत सी प्रॉपर्टी जुड़ी होती है। तो देखा जाए एक-एक करके क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं, ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल दिखने में सेम-सेम हैं, सेम जैसे लग रहे हैं। मतलब इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड तीनों बराबर हैं। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई है। ठीक है बच्चा? साथ में अगर एंगल देखा जाए तो ये एंगल, ये एंगल और इसके भी ये तीनों एंगल क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। तो ऑल एंगल्स भी हो गया, ऑल साइड हो गया और ऑल एंगल्स हो गया, इक्वल हो गए हैं। अब इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तुलना की जाए, इन दोनों में देखा जाए, तो अगर मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और इस वाले ट्रायंगल में मान लेते हैं ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। मतलब क्या कहने का हो गया? अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएँगे? समरूप हो जाएँगे। अब चाहे इसी फिगर को वो ऐसे बना के दे दे, तब भी ये क्या होगा? समरूप होगा, क्योंकि जब इसको घुमा के ऐसे बनाएँगे, तो ये वाला इसके जैसे दिखाई देने लगेगा। आप लोग यहीं से परेशान होना शुरू करते हो, तो बहुत आराम से धीरे-धीरे चलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए एक और फिगर, पूछे क्या ये दोनों फिगर समरूप हैं? तो अभी देखने में तो बड़ा अजीब-सा लग रहा है। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, और इसके साथ लिख दें ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल क्या है? 60 डिग्री है। पूछे क्या ये फिगर समरूप हैं? तो अब अभी हम लोगों ने पिछले में देखा कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तीनों एंगल, ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या था? ऑल एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो समरूपता प्रूफ हो जाती है। सेकंड पॉइंट होता है, अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो भी समरूपता प्रूफ हो जाती है। अगर इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा के ऐसे बना दिया जाए तो देखा जाए ये कैसा बन जाता होगा, तो ये भी इसी के जैसा दिखना शुरू हो गया है। ये कितना आपने बोला था? 90 डिग्री। ये कितना था? ये भी आपने बता दिया 90 डिग्री, और अब आपको ये देखने में भी समरूप लग रहा है। तो दो एंगल्स की बात हो गई, अगर दो एंगल बराबर हो गए तब भी समरूप हो गया। ठीक है। थर्ड और आते हैं। अभी परेशान मत होना कि सर ये समरूप कर रहे हैं, फ़ायदा क्या होगा इसका? तो फ़ायदा आगे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हमको हाइट निकालनी होगी, लेंथ निकालनी होगी। बोलेगा ये है 5, ये है 6, तो ये कितने के बराबर होगा? यदि ये है 7, ये है 9, कुछ इस टाइप से लिख के देगा वो। तो हमें लेंथ, हाइट ये सब निकालने में हेल्प करेगा। आगे देखा जाए,
एक और तरीका होता है, आपने देखा अभी तक क्या-क्या सबसे पहले देखा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ए देख लिया, सेकंड देख लिया आपने टू एंगल्स आर इक्वल जो कि कहीं न कहीं इसी के बराबर होता है। थर्ड होता है कि दो साइड्स हैं, ये है ए और ये है बी, इनके बीच का एंगल और यहाँ पे ये है ए और ये है बी, इनके बीच का एंगल या इसको बोलो A1 और B1 इनके बीच का एंगल। तो अगर इन साइड्स का रेशियो इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो तो क्या हो जाता है? तब भी समरूपता प्रूफ हो जाती है। तो अब आते हैं कि भाई समरूपता तो प्रूफ हो गई। सबसे पहली चीज़ हमें 2 फिगर्स में 2 ट्रायंगल्स में समरूपता प्रूफ करनी पड़ेगी। तभी हम समरूपता की प्रॉपर्टी लगा पाएँगे और समरूपता प्रूफ सही से करना पड़ेगा। तो देखा जाए क्या होता है? अब ये 2 फिगर्स हैं, ठीक है? इसका नाम लिख देते हैं ए, बी, सी, इसका लिख देते हैं डी, ई, एफ। घबराना नहीं, हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, हम लोग सिर्फ ये ट्यूटोरियल कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे। पहले हम लोग कवर करेंगे सिमिलैरिटी, उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर, कितने तरह के सेंटर होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। तो ए बी सी बोलता है आपका ये है 45 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री और ये आपका जो रिमेनिंग हो गया एंगल उससे हमें मतलब नहीं है, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री। बोलते हैं आपसे पूछें क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं? दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं आपको? समरूप लग रहे हैं? बोलोगे हाँ समरूप लग रहे हैं। तो अब रेशियो लगना शुरू हो जाएगा। मतलब इस वाली साइड का अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो रेशियो क्या लगना शुरू हो जाएगा? ए बाई बी। ए बाई बी अगर हम इसको बोल रहे हैं इस तरह से ए बाई बी, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डी बाई ई हो जाएगा, डी बाई ई हो जाएगा। इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बोल सकते हैं ए बाई डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी बाई ई हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको ऊपर रख रहे हैं और इसको नीचे रख रहे हैं तो ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा। तो ये तो साइड के रेशियो की बात हो गई। ऐसे ही मान लेते हैं इसकी मीडियन, मीडियन समझते हो क्या होता है? मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिला देना। इसकी मीडियन है M1 और इसकी मीडियन है M2, मिड पॉइंट है ये मान लेते हैं। M1 है और ये कितनी है M2, तो क्या अनुपात हो जाएगा इसका? M1 डिवाइड बाई M2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू A डिवाइड बाई D कर दो इज ऑल्सो इक्वल टू B डिवाइड बाई E कर दो। ठीक है, सेम वैसे ही हाइट की बात करते हैं, ऑलमोस्ट दोनों सेम जैसी हो गई हैं। ये H1 है, ये कितने के बराबर हो गई है? ये H2 के बराबर हो गई है। तो हाइट का रेशियो भी सेम हो जाता है। पर पैरामीटर्स की बात करते हैं, परिमाप की, मतलब ए, सी और बी का योग और इनका योग, ये भी सेम अनुपात में हो जाता है, ये भी सेम अनुपात में। एरिया के साथ रूट लग जाता है और रेशियो सेम बन जाता है। तो आपके लिए पूरी सिमिलैरिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही टॉपिक होता है, ये रेशियो समझना हमें। पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उसके बाद ही हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। अगर आपने सही से सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं की है, तब रेशियो लगाने शुरू किया और कहीं आपने ए को ई से कंपेयर कर दिया और सी को डी से कंपेयर कर दिया तो सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। बोलता है, एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बोलता है ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है और ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलता है यदि ये 5 है, ये पूरी लेंथ 12 के बराबर है, तो पूछता है x का मान कितने के बराबर होगा? ये जो x है इसका मान कितने के बराबर होगा? तो सिमिलरिटी से हम क्या समझ के आए? पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो आपको क्या लगता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो एक एंगल है 90 डिग्री और एक एंगल कॉमन है दोनों में, ये वाला क्या है? कॉमन एंगल। मतलब हमें क्या मिल गया? दो कॉमन एंगल मिल गए हैं और फिगर एक जैसा है, तो सिमेट्री प्रूफ हो गई। मतलब क्या हो गया इसका? 5/12 इज इक्वल टू x/4। हेंस x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई आपकी? कट गया होगा, ये हो गया 5/3 हो गया होगा।
वैसे ही पूछे कि ये लेंथ कितने के बराबर होगी बच्चा, अगर सेम ये सवाल पूछता है ये लेंथ कितने के बराबर होगी। अब कुछ लोग देखो गणित में बहुत समझदारी करते हैं, बोलते हो ये है 4 तो सर ये 3 होना चाहिए और ये 5 होना चाहिए। नहीं बेटा यहाँ मत भागना, ये चीज़ें जब होंगी तभी लगाना, हर जगह इसको लगाना शुरू करेंगे तो फँस जाएँगे। आप लोग नहीं समझ पाते हो, हमारे पास x की वैल्यू क्या 3 आई है? नहीं, हमारे पास x की वैल्यू आई है 5/3। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा नहीं कि 3, 4, 5 से ही बनेगा। बेस 4 होने के बाद परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कर्व कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर इसकी लेंथ पूछता है तो बच्चा ये बता सकते हो ये है 12, ये है 5, तो नो डाउट ये पूरी की पूरी लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी? 13 के बराबर हो जाएगी। फिर से रेशियो लगा दिया जाए, मतलब 13/12 और इसकी वैल्यू कितने के बराबर मान लेते हैं? k इज इक्वल टू k अपॉन 4। इसी तरह से लिखना, अगर कहीं k अपॉन x लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिया डायगोनल और बेस, हमने यहाँ पे लिया डायगोनल और बेस, इसी अनुपात में रहेगा ये हमेशा। तो सॉल्व किया जाए, ये कितने के बराबर आ गया आपका? 13/3 के बराबर आ गया k का मान। देखा जाए क्या लग रहा है कि ये होगा या नहीं होगा, तो एक बार चेक करते हैं। इसकी वैल्यू आई थी 5/3, जोड़ते हैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्या ये हमको 13/3 का स्क्वायर देता है? एक की वैल्यू हो गई है 25/9 और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 16 के बराबर, साथ में अंडर रूट लगा दिए। 16 नवा 144 और 25 169 डिवाइड बाय 9 अंडर रूट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। 13/3 आ गया, काम खत्म। तो समझ में आ रहा है ना, अंधाधुन नहीं खेलना है कि सीधा नहीं सर अंधाधुन लगा दिए, ये 4 है तो ये 5 वो 3 हो गया काम खत्म, नहीं, चेक करना पड़ेगा हमें एकदम आराम से। एक और देखते हैं, बोलता है एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी एक त्रिभुज है, इसका मान है 50 डिग्री, इसका मान है 60 डिग्री, ये है 5, ये है 12। एंगल पे मत जाना, सिर्फ ये समझने की बात कर रहे हैं हम लोग। ये बनना चाहिए था राइट एंगल ट्रायंगल, एक 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ रेशियो समझना चाह रहे हैं। बोलता है ये है 60 डिग्री और ये है 50 डिग्री, ये लेंथ है 2, तो ये लेंथ कितने के बराबर होगी? तो अब इसमें सिमिलरिटी कैसे लगाया जाए? तो आपको दिख रहा है इसका एक कोण है 50, इसके पास भी एक कोण कितने का है? 50 का है। इसका एक कोण है 60 और इसका भी एक कोण कितने का है? 60 का है। लेकिन अब रेशियो कैसे लगाया जाए, यहाँ फंस जाते हैं हम लोग। तो रेशियो लगाने के लिए सबसे पहले एक इसी के जैसा दिखने वाला एक त्रिभुज बना लिया जाए। तो एक आपने त्रिभुज बना लिया, सबसे ऊपर कौन सा कोण था? 50 डिग्री का, आपने 50 डिग्री लिख दिया। यहाँ पे कौन सा कोण है? 60 डिग्री है, आपने 60 डिग्री लिख दिया। 50 और 60, ठीक है, 50-60 के बीच की भुजा का मान कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। अब हमसे पूछा कौन सा है? 50, अगर ये x मान लेते हैं या कोई पॉइंट, तो इस x का लेंथ पूछ रहा है। तो अब रेशियो लगाया जाए, तो किस हिसाब से लगता होगा रेशियो हमारे पास? अगर हम लिखें तो ये x है, ये y है। पहले y की तरफ आते हैं या पहले इधर आना पड़ेगा? हमसे y पूछेगा इस केस में। इसको हटा के ये वाली लेंथ पूछते हैं। तो ये कितने के बराबर हो गया? 5 डिवाइड बाय 12, 5 डिवाइड बाय 12, मतलब वैसे ही सेम ये वाली साइड ली जाए। 2 डिवाइड बाय कितना हो गया? y, तो y की वैल्यू कितने के बराबर हो गई आपकी? 24/5 की। तो जो भी एक फिगर हो, आप उसी के टाइप का एक नया फिगर बना लो और वैल्यूज अकॉर्डिंगली प्लेस कर दो, सिमेट्री तुरंत लग जाएगी। आप इसी फिगर में खोजोगे तो शायद थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। तो ये थी बात सिमेट्री की। आगे देखते हैं हम लोग, सिमेट्री इतना ही कर रहे हैं, बहुत बेसिक किया हम लोगों ने। क्वेश्चंस जब ज्योमेट्री के आएंगे तो करते चलेंगे। हम लोग अभी 2D कर रहे थे, उसी सीक्वेंस में चल रहा था ये। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स इन ट्राइंगल। तो भैया आप सबको पता है कि कुल 4 तरह के सेंटर होते हैं, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? अंतः केंद्र बोलते हैं। ये होता है अंतः, ये आपका क्या होता है? केंद्रक होता है। ये क्या होता है आपका? परिधि होता है, परिधि केंद्र। और ये क्या होता है? परिलंब केंद्र। परिलंब केंद्र होता है। इन्हीं सारे केंद्रों को एक एक करके देखते हैं। अब इसमें क्या पूछता है? इसमें हम लोगों से एंगल्स पूछता है, क्योंकि 2D के जो ट्रायंगल के क्वेश्चन है, अगर हमें इतना ट्रायंगल नहीं आता है तो हम बहुत फंस जाएंगे, एरिया निकालने में फंस जाएंगे, हाइट निकालने में फंस जाएंगे, मीडियन निकालने में फंस जाएंगे, और ये सब 2D में आ जाता है क्वेश्चन। तो देखा जाए सबसे पहले इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर बेटा बनता है एंगल बाई सेक्टर से।
पूछो कि सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो जैसे मान लो ये एक लाइन है, यहाँ पे कोण बन रहा है आपका 80 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, मतलब इसको बीचों-बीच 2 भाग से डिवाइड कर दिया जाए। तो ये हो गया 40 और ये भी हो गया 40, इसी को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो मतलब कैसे बनता है अंतःकेंद्र? इसका डिवाइड किया आपने, सेम वैसे ही इसको डिवाइड किया आपने, और क्या किए? सेम वैसे ही इसको डिवाइड किया आपने। ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या बन जाएगा हमारा? अंतःकेंद्र बन जाएगा। आप इसको चाहे आई लिखो, चाहे सी लिखो, चाहे ओ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन सेंटर बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। इस पॉइंट से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी ये क्या होती है? बराबर होती है, और एक सर्कल कुछ हमारा ऐसे बनता है जो इसको टच करता है। ये डिस्टेंस बराबर होती है। पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि सेंटर से साइड की डिस्टेंस बराबर होती है, सेंटर से साइड की डिस्टेंस बराबर होती है, सेंटर से साइड की डिस्टेंस बराबर होती है। सेंटर साइड डिस्टेंस इक्वल हो जाती है। और एक चीज़ पूछता है, अगर इस पूरे कोण का मान है थीटा, तो जो केंद्र पर बना कोण है दूसरे वर्टेक्स से, उसका मान कितने के बराबर होगा? इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? 90 प्लस थीटा बाई 2। ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में पूछ ही लेता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और मेंस लेवल के लिए ये कॉन्सेप्ट पूछता है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं पता है तो क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे एक आपको क्वेश्चन देता है कि त्रिभुज ए बी सी में ये कोण जो है ये है 80 डिग्री का, तो पूछता है बी और सी के कोण द्विभाजक, अंतः कोण द्विभाजक जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस कोण की वैल्यू कितने के बराबर होगी? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 90 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 40। 90 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो ये तो था इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। अंतः या इन सेंटर सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसमें और ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम लोग कोशिश करेंगे सब कुछ कवर कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए अब तक। आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। अब एक और इन सेंटर बनता है कब? जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करते हैं। तो आप सब इतना जरूर जानते हो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया है, और इसी लाइन को आगे बढ़ा दे तो ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया है। कोई भी ट्रायंगल खींच दो, किसी भी एक लाइन को आगे बढ़ा दो, जो एंगल बनता है ये क्या होता है? एक्सटीरियर होता है। जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एक्सटीरियर। तो ये भी जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी किससे बनता है बच्चा? ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से बनता है। पूछता है इस कोण की वैल्यू कितने के बराबर होगी? यदि ये कोण है थीटा, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? 90 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर होती है। हम लोग अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, या बाद की क्लास में कर लेंगे, बट इतना ही जानते हैं कि वाह्य कोण या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने के बराबर होता है? 90 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो बोलता है एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल जो हमको दे रखा है, ये दे रखा है हमें 130 डिग्री के। तो पूछता है ये वाले एंगल की वैल्यू, या ऐसे करते हैं ये वाले एंगल की वैल्यू कितने के बराबर होगी? और ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 90 माइनस 130 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 65 होता है। 90 माइनस 65 दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी हमारी? 25 डिग्री के। अब देखो दो चीजें आ गई हैं सामने। इन सेंटर जब अंतःकेंद्र इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तब क्या होता है हमारा? 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। इन सेंटर जब अंतः या वाहिक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बाहर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? 90 माइनस थीटा बाई 2। अब इसकी एक कंडीशन और बच रही है, जब एक अंतः और एक बाह्य होगा। तो मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं हम लोग कुछ ऐसे, और इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं कुछ ऐसे।
तो ये दोनों कहीं एंगल जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो पूछेगा इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? यदि ये है थीटा, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? थीटा बाई 2 के बराबर होती है। ये 3 जो प्रॉपर्टी है इन सेंटर की हर साल कहीं न कहीं पूछती है और हमें आना चाहिए, आपको थॉरली याद होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। बोलता है इन सेंटर है और ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण है, तो बोलता है इन सेंटर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ये सवाल इसलिए पेज रखा गया है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा सेंटर ट्रायंगल के बाहर हो सकता है। तो देखा जाए क्या इन सेंटर ट्रायंगल के बाहर हो सकता है? इसको मिला रहे हो यहाँ आ रहा होगा, इसको मिला रहे होगे यहाँ जा रहा होगा, वैसे ही इसको मिला रहे होगे तो ये भी कहीं यहाँ जा रहा होगा। तो मतलब इन सेंटर हमेशा सर्कल के इन साइड में ही रहेगा, चाहे वो अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो। समकोण के केस में भी कहाँ जा रहा होगा वो? अंदर ही जाके कहीं न कहीं वो मिलता होगा इन सेंटर। अब इन सेंटर की ज़रूरत क्या होती है? इन सेंटर का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कल बनाना हो, तो आप इन सेंटर पता करते हो। ये एक हो गया आपका इन सेंटर। कितनी चीज़ें जानी हमने? 3 चीज़ें। पहली चीज़ क्या थी? जब एंगल अंदर से इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों इंटरनल एंगल होते हैं या इन सेंटर बनता है, तो उस केस में क्या होता है? 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। जब दोनों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है? 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। थर्ड, जब वन इंटरनल और वन एक्सटर्नल, एक अंतः और एक बाह्य कोण होता है तो उस केस में क्या होता है? थीटा बाई 2 होता है। ये तीनों अभी बहुत आसान लग रहा होगा, बट एग्जाम में आप बड़े प्यार से कंफ्यूज करते हो और आता हुआ 2 नंबर दे के चले आते हो। आगे देखते हैं। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता क्या है बेटा? सबसे पहले ये समझा जाए। तो सेंट्रॉइड जैसे मान लो आपके पास एक डाइनिंग टेबल है ऐसे ट्रायंगल की, पूछे इसके हमें एक बेस लगाना है, तो उस बेस को बताओ कहाँ पे लगाया जाए कि जो खड़ा कर दे, आधार को खड़ा कर दे। तो सेंट्रॉइड उस टेबल को बैलेंस देने के लिए वो बिंदु है कि अगर हम वहाँ पे लकड़ी लगा के उसे खड़ा करें तो टेबल बैलेंस हो जाएगी। अब इस बिंदु को खोजते कैसे हैं? तो ये मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उससे बनता है। तो अब मीडियन क्या होती है बेटा? मीडियन मतलब इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट, इसको वर्टेक्स से मिला दो, इनको भी वर्टेक्स से मिला दो, इनको भी वर्टेक्स से मिला दो। तो ये जहाँ मिलते हैं वो क्या बन जाता है हमारा? केंद्रक बन जाता है। तो इस टेबल में अगर हम इस डॉट पे, इस पॉइंट पे स्टैंड लगा दें तो टेबल बैलेंस हो जाएगी। तो सेंट्रॉइड किससे बनता है? मीडियन से बनता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जो मीडियन होती है वो 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाती है। किससे? इस केंद्रक से। मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है किसके द्वारा? जी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। और 2 वाला जो होता है वो वर्टेक्स के साइड की दूरी 2 होती है और भुजा के साइड की दूरी 1 होती है। तो ये हुआ मीडियन। अब मीडियन थोड़ा-सा और देखते हैं। बोलता है एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर मीडियन कहाँ होगा? तो आप सब अभी जान के आए हो मीडियन कैसे बनता है। मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया जाए? वर्टेक्स से मिला दिया जाए। इतना ही पढ़ के आए हैं। मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया जाए? वर्टेक्स से मिला दिया जाए। इधर भी मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया जाए? वर्टेक्स से मिला दिया जाए। तो यही हमारा केंद्रक बन जाता है बार बार। कोई इशू नहीं है, सर्कल के अंदर ही रहता है। 90 डिग्री के केस में भी। अधिक कोण के केस में मीडियन कितना बनता होगा? तो इसको भी देखा जाए तो भाई मिड पॉइंट इसका यहाँ है, मिड पॉइंट यहाँ है, मिड पॉइंट यहाँ है, मिला दिया जाए इन सबों को वर्टेक्स से। मिला दिया आपने, बन गया। तो अधिक कोण के केस में भी जो केंद्रक है वो त्रिभुज के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। तो इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ये दोनों सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही हमेशा बनते हैं। केंद्रक जो है वो मीडियन को, माध्यिका को किस अनुपात में काटता है? तो 2:1 के अनुपात में काटता है। एंगल्स इन सेंटर के केस में कितने बनते हैं? 90 प्लस थीटा बाई 2 बनता है। जब एक्सटर्नल होगा तो 90 माइनस थीटा बाई 2 और जब वन एक्सटर्नल और वन इंटरनल होगा तो थीटा बाई 2। ये हो गया आपका सेंट्रॉइड।
अब आते हैं सरकम सेंटर या हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि केंद्र। तो एक आइडियल एग्जांपल समझो, आपके पास एक फैक्ट्री है और आपके पास एक शहर है लखनऊ, एक शहर है बरेली और एक शहर आपका है इलाहाबाद या प्रयागराज। पूछे आप इस फैक्ट्री को कहाँ सेट करोगे कि इन तीनों जगह आपको सामान पहुंचाने में बराबर डिस्टेंस कवर करनी पड़े। तो उसी को जो बनता है वो क्या बन जाता है हमारा, सरकम सेंटर बन जाता है। अगर हम कोई ऐसा पॉइंट खोज लें इन तीनों शहर से कि जहाँ पे हम फैक्ट्री को सेट करें, तो हमें यहाँ भी जाने के लिए बरेली भी, लखनऊ भी और प्रयागराज जाने के लिए सारी डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर बनता कैसे है, तो बच्चा सबसे पहले मिड पॉइंट खोजो, इसका भी मिड पॉइंट खोजो, इसका भी मिड पॉइंट खोजो और क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी होती होंगी, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखा जाए तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था बच्चा, कि ये जो बनता है, यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या कहा था कि ये दूरी कितने के बराबर हो जाती है, बराबर। तो मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी और इसी वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी क्या हो गई हैं आपस में, बराबर हो गई हैं। तो मतलब वर्टेक्स या शीर्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन सेंटर वाले केस में क्या बराबर होता था, साइड्स बराबर होती थी। क्लियर है, कोई इशू नहीं यहाँ तक। तो अब देखा जाए, अगर हम इसी पे सर्कल बनाए तो ये सर्कल कैसे बनता होगा, कुछ इन तीनों वर्टेक्स से होता हुआ सर्कल हमारा कुछ ड्रॉ हो जाता होगा, ये सर्कल बन जाता होगा। ये साइड्स बराबर आपने कर दी। अब एक चीज और बच के आती है, वो क्या होती है, एंगल की बात कर लेते हैं कि भाई एंगल देखा जाए। ये आप सबको याद है, ये हम एकदम गारंटी ले सकते हैं कि अगर ये कोण है थीटा, तो ये कोण कितना होता है, ये सब आपको पता होगा। ये होता होगा 2 थीटा होता होगा, अच्छे से जानते हो ये, क्योंकि ये वाला आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम रटा हुआ है कि अगर एक सर्कल है, अगर उसकी एक कॉर्ड है, तो अगर कॉर्ड यहाँ पे कोण बनाती है थीटा का, तो केंद्र पे कौन सा कोण बनाती है, ये 2 थीटा का कोण बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हो। मानते हैं सरकम सेंटर क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसी सरकम सेंटर में कुछ और पॉइंट्स। अब एक समकोण त्रिभुज है, तो सरकम सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ध्यान से सुनना। समकोण त्रिभुज है, सरकम सेंटर कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, सरकम सेंटर बनता कैसे है, परिधि केंद्र कैसे बनता है, भुजाओं पर लंब डालने से। तो मतलब इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो जो हमारा सरकम सेंटर बना राइट एंगल के केस में, वो कहाँ बना है, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल या हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है। बहुत आराम से इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेंटर त्रिभुज के विकर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एग्जाम में गलती कर जाते हो, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो भी गलती नहीं होगा और याद है तो भी गलती नहीं होगी। अब देखते हैं अधिक कोण के केस में, क्या लगता है अधिक कोण के केस में सरकम सेंटर कहाँ पे जाएगा। आप तो देख के आए, इन सेंटर के केस में त्रिभुज के अंदर था, सेंट्रॉइड के केस में त्रिभुज के अंदर अंदर था, लेकिन सरकम सेंटर के केस में सेंटर कहाँ जाता होगा देखा जाए तो बच्चा इसका मिड पॉइंट पकड़े, यहाँ कहीं होता होगा, परपेंडिकुलर मार दिए, ये हो गया। इसका मिड पॉइंट पकड़े, परपेंडिकुलर मार दिए, यहाँ हो गया। इसका मिड पॉइंट पकड़े और परपेंडिकुलर मार दिए, यहाँ हो गया। तो सरकम सेंटर कहाँ चला आया इस केस में, त्रिभुज के बाहर चला आया। तो सरकम सेंटर जो है वो अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल के केस में कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑर्थो सेंटर, लास्ट सेंटर, इसी को क्या बोलते हो आप लोग, परिलंब केंद्र। क्या होता है हिंदी में, ये परिलंब केंद्र, परिलंब केंद्र बोलते हैं। अब ये परिलंब केंद्र क्या होता है ये समझा जाए तो इसमें करते क्या है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स से क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, वर्टेक्स से एक और परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, और वर्टेक्स से सेम ऐसे ही परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। तो ये भी हो गया हमारा
परपेंडिकुलर। ये 3 परपेंडिकुलर्स हो जाते हैं। तो वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कौन-सा सेंटर बनता है हमारा? ऑर्थो सेंटर बनता है। ठीक है? आगे देखा जाए इसी को। 90 डिग्री के केस में क्या होता होगा? 90 डिग्री के केस में कोई गेस कर सकता है भाई कहाँ पे आता होगा? आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहीं पे जा रहा होगा, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहाँ चला गया, इस भुजा पे परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा होगा और सेम वैसे ही इस भुजा से वर्टेक्स इस लाइन पे यहाँ पे आ रहा होगा। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ बन गया हमारा? वर्टेक्स पे बन गया। वर्टेक्स एट 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री हो रहा होगा वही हमारा क्या बन जाता है? ऑर्थो सेंटर बन जाता है। ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। अब अधिक कोण पे आते हैं। क्या लगता है कि अधिक कोण के केस में जो है वो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करता होगा? कोई हिंट, कोई गेस? सेम वही तरीका। क्या कर रहे हैं हम लोग? वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो इस वाले वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डालने गए तो बड़ी आसानी से डाल दिए। अब इससे हमको डालना है परपेंडिकुलर, तो बच्चा इधर तो परपेंडिकुलर जाएगा नहीं, कुछ ऐसे एक लाइन इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर कहीं कहाँ चला गया होगा? इधर कहीं जा रहा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है? सेम वैसे ही इस लाइन से परपेंडिकुलर खींचना है तो यहाँ तो परपेंडिकुलर आएगा नहीं, परपेंडिकुलर कहीं इधर आएगा। तो आपने ड्रॉ किया, ये खींचा कुछ ऐसे हो रहा होगा और ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ कहीं जाके, मतलब क्या कहने का सार हो गया हमारा यहाँ पे? ऑर्थो सेंटर अधिक कोण के केस में त्रिभुज के बाहर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है? ये हो गई ऑर्थो सेंटर की बात। तो फटाफट आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, लास्ट बचा हुआ है। इस इक्विलेटरल केस ट्रायंगल के केस में ऑल सेंटर्स लाइज एट सेम पोजीशन हो जाता है। ठीक है? तो क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। इन सेंटर के केस में जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है तो एंगल कितने के बराबर होता है? 90 प्लस थीटा बाई 2 के। इंटरनल नहीं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बाई 2 के। इंटरनल और एक्सटर्नल होगा तो कितने के बराबर हो जाएगा? थीटा बाई 2 के। इन सेंटर बनता कैसे है आपका? तो आप बोलोगे एंगल बाई सेक्टर से बनेगा। और क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स क्या होती हैं? सेम डिस्टेंस पे होती हैं। ठीक है? ये हो गया इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर पे आता सॉरी सेंट्रॉइड पे आते हैं तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है? मीडियन से बनता है। और क्या होता है? मीडियन 2:1 के रेशियो में केंद्रक द्वारा डिवाइड हो जाती है। ठीक है? ऑलवेज ऑलवेज इनसाइड द सेंटर होता इनसाइड द ट्रायंगल होता है और ये भी ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल होता है। सरकम सेंटर के ऊपर आते हैं। सरकम सेंटर कैसे बनता है? तो परपेंडिकुलर ऑन साइड से सरकम सेंटर बनता है। वर्टेक्स क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंस होते हैं। एंड जो एंगल होता है वर्टेक्स और जो सेंटर में बना होता है वो किसके बराबर हो जाता है? 2 थीटा के बराबर हो जाता है। और 90 डिग्री वाले केस में कहाँ पे सेंटर लाई करता है आपका? तो मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल होता है। दैट्स इट। ऑर्थो सेंटर की बात करें और यस अधिक कोण के केस में आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाता है। ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉ करने से बनता है सबसे पहली बात। सेकंड बात क्या होती है? ये 90 डिग्री के केस में कहाँ पे बनता है? वर्टेक्स पे बनता है एट 90 डिग्री। थर्ड बात क्या होती है? ये आउटसाइड हो सकता है अधिक वाले कोण पे। तो ये सारी बात हुई वर्टेक्स के लिए। आपके लिए छोटा सा क्विज है। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप इन सारे क्विज के आंसर्स कमेंट में एक-एक करके लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 का क्या आंसर है? एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। कैसा लगा ट्यूटोरियल इसका भी कमेंट लिखना। कोई इम्प्रूवमेंट, कोई चेंज, जो भी एक्सपेक्ट करते हो सजेस्ट करना। थैंक यू।